Hello and welcome to Achievers Hype. Today we are at this chapter number 1 of class 12 psychology, variation in psychological attributes. और जिन टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे दैट इज इंटेलिजेंस एंड सम थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंटेलिजेंस क्या है. देखिए, आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी न किसी पर्सन को जरूर इंटेलिजेंट कहा होगा या आपने खुद के बारे में भी कभी ना कभी ऐसा सोचा होगा. जब हम किसी सिचुएशन में किसी पर्सन को इंटेलिजेंट कहते हैं, सो हैव यू एवर थॉट कि हम किसी पर्सन को इंटेलिजेंट किस बेसिस पर कहते हैं. डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन होती है, कोई ना कोई ऐसी बात होती है या कोई ना कोई ऐसा वर्क होता है जो उस पर्सन ने किया होता है जिसके बेसिस पर हम उसको इंटेलिजेंट कहते हैं. लेकिन इंटेलिजेंट एक इंडिपेंडेंट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट होने के साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का एक मिक्सचर है. फॉर एग्जाम्पल, हम किसी पर्सन से जनरल नॉलेज का कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं और वो हमें तुरंत उसका आंसर दे देता है. तो एक्चुअली हम उस पर्सन के अंडरस्टैंडिंग या कह सकते हैं कि उस क्वेश्चन के आंसर को रिमेम्बर करने की कैपेसिटी को प्रेज करते हैं और उसके बेसिस पर हम उस पर्सन को इंटेलिजेंट कह देते हैं. इसके अलावा हम किसी स्टूडेंट को या किसी भी पर्सन से रैंडमली कोई मैथ्स का क्वेश्चन पूछते हैं और वो हमें फटाफट उसको सॉल्व करके दिखा देता है, तो हम ये मानते हैं कि ये पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है, इसने इतने टफ क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर दिया. तो यहाँ पर जो उसकी कैलकुलेशन पावर होती है या उसकी जो न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है या हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो लॉजिकल थिंकिंग होती है, इसकी चीज को हम वहां पर प्रेज करते हैं और इसके बेसिस पर हम उस पर्सन को इंटेलिजेंट कहते हैं. तो इंटेलिजेंस जो है वो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को से मिलकर जो है बना हुआ एक इंडिपेंडेंट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है. लेकिन जनरल लाइफ में हम किसी को भी इंटेलिजेंट यूं ही कह देते हैं बिना ज्यादा सोचे कि उसके पीछे लॉजिक क्या है. लेकिन साइकोलॉजी में ऐसा नहीं होता. साइकोलॉजी में जो इंटेलिजेंस है उसको थोड़ा सा डिफर लिया जाता है एज कम्पेयर टू जनरल इंटेलिजेंस. जनरली तो हम इंटेलिजेंट किसी को भी कह देते हैं, किसी भी चीज पर हम अपने हिसाब से उसको वैल्युएट कर देते हैं. बट साइकोलॉजी में क्या होता है, साइकोलॉजी में इंटेलिजेंस को मेजर किया जाता है. शुरुआत में जब साइकोलॉजी में इंटेलिजेंस टर्म को डिफाइन किया गया तो इन 4 पॉइंट्स के बेसिस पर उन्हें डिफाइन किया गया: परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग. दिस मीन्स कि अगर कोई पर्सन किसी भी डेटा को, कोई भी सिचुएशन को या कोई भी ऐसी बात जो उसको याद रखनी है उसको वो परसीव करता है अच्छे से, यानी लेस टाइम लेता है परसीव करने में, देन दैट पर्सन वुड बी कॉल्ड इंटेलिजेंट एज पर द अर्लीस्ट साइकोलॉजिस्ट, जब साइकोलॉजी में इंटेलिजेंस टर्म को डिफाइन किया गया था. इसके अलावा अगर वो उसे लर्न कर सकता है, लर्न करने की उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, देन वी विल कॉल दैट पर्सन इंटेलिजेंट. अंडरस्टैंडिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी बात को अंडरस्टैंड करने की जो कैपेसिटी है उसके पॉइंट पर, उसके बेसिस पर भी हम कहते हैं कि पर्सन इंटेलिजेंट है. एंड देन फाइनली नोइंग समथिंग, टू नो समथिंग, देन दैट पर्सन वुड ऑल्सो बी कॉल्ड एन इंटेलिजेंट पर्सन. तो ये तो हमारे जो अर्लीस्ट साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने इन 4 पॉइंट्स के बेसिस पर जो है इंटेलिजेंस को डिफाइन किया. और इसके अलावा एल्फ्रेड बिनेट, हु वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट टू वर्क ऑन इंटेलिजेंस, इन्होंने साइकोलॉजी में इंटेलिजेंस पे सबसे ज्यादा वर्क किया और सबसे पहले वर्क किया. सबसे पहले इन्होंने इंटेलिजेंस टर्म को डिफाइन किया और जब इन्होंने डिफाइन किया तो इन्होंने अपने अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस को इन 3 पॉइंट्स में कैटेगराइज किया. उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू जज वेल, टू अंडरस्टैंड वेल एंड टू रीजन वेल. इनके अलावा और भी ऐसे साइकोलॉजिस्ट आए जिन्होंने अपने अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस को डिफाइन किया. किसी ने कहा कि दिस इज अ कैपेसिटी टू लर्न समथिंग, दिस इज अ कैपेसिटी टू रिमेम्बर समथिंग, या हम जो हमारी थिंकिंग की कैपेसिटी होती है वो भी इंटेलिजेंस है. तो इंटेलिजेंस को बहुत सारी मेंटल एबिलिटीज के साथ जोड़ा गया और कभी कभी तो किसी पर्टिकुलर साइकोलॉजिस्ट ने किसी पर्टिकुलर ही मेंटल एबिलिटी के साथ इसे कनेक्ट करते हुए ये कहा कि दिस इज समथिंग पर्टिकुलर, जो हम आगे अभी थ्योरीज में पढ़ेंगे. तो थ्योरीज जब हम एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड इंटेलिजेंस बेटर. बट फॉर नाउ व्हाट इंटेलिजेंस इज, हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस जो है वो बहुत सारी हमारी मेंटल एबिलिटीज का मिक्सचर है, बहुत सारी मेंटल कैपेसिटीज का मिक्सचर है. और आगे हम थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में इसको समझने की कोशिश करते हैं. लेट अस टॉक अबाउट थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस. साइकोलॉजी में कई ऐसे साइकोलॉजिस्ट आए जिन्होंने इंटेलिजेंस पर बेस्ड कुछ थ्योरीज दी और अपनी अपनी थ्योरीज की हेल्प से इंटेलिजेंस को डिफाइन करने की कोशिश की. लेकिन अगर हम थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस को कैटेगरी में डिवाइड करने की कोशिश करें, यानी अगर उनका ब्रॉडली क्लासिफिकेशन किया जाए, तो 2 मेन अप्रोचेज हैं जिनके बेसिस पर उन्हें डिफाइन किया जा सकता है. वन इज साइकोमेट्रिक अप्रोच एंड अनदर इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच. साइकोमेट्रिक अप्रोच जो है वो कॉग्निटिव एबिलिटीज पर फोकस करती है
और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच जो है वो इस बात पर ज़्यादा फोकस करती है कि इंटेलिजेंट पर्सन कैसे एक्ट करते हैं, जहाँ पर साइकोमेट्रिक अप्रोच इस बात पर ज़्यादा फोकस करती है कि इंटेलिजेंस का स्ट्रक्चर क्या है, यानी इंटेलिजेंस जो है वो किस तरह से फॉर्म हुई है, इंटेलिजेंस का जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से हुआ है, इसकी बात हम साइकोमेट्रिक अप्रोच में करते हैं। और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच इंटेलिजेंस की वर्किंग पर जो है वो ज़्यादा वर्क करती है। आपके सिलेबस क्लास 12th एनसीईआरटी में साइकोमेट्रिक अप्रोच में 5 मेन थ्योरीज हैं। वन इज यूनिफैक्टर थ्योरी और वन फैक्टर थ्योरी गिवन बाय एल्फ्रेड बिने। सेकंड इज चार्ल्स स्पीयरमैन्स 2 फैक्टर थ्योरी। थर्ड इज लुइस थर्स्टन्स थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, जिसको हम पीएमए मॉडल ऑफ थर्स्टन भी कहते हैं या थर्स्टन का पीएमए मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा ऑर्थर जेनसेंस का हायरार्किकल मॉडल है जो कि लेवल्स की बात करता है, जिसमें इंटेलिजेंस को लेवल्स में डिवाइड किया गया है। और इसके बाद लास्ट है जेपी गिलफोर्ड का जो मॉडल है, जो कि डायमेंशनल मॉडल भी कहलाता है, जेपी गिलफोर्ड्स डायमेंशनल मॉडल। ये साइकोमेट्रिक में 5 मेन थ्योरीज हैं। इसके बाद अगर हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच की बात करें तो हॉवर्ड गार्डनर का जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है, ये हमारी पहली थ्योरी है। इसके अलावा स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी है इंटेलिजेंस की। और इसके बाद पास मॉडल PASS मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस भी है, जो कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में आता है। आज हम साइकोमेट्रिक अप्रोचेस की बात करेंगे। और इसके अलावा अगर आप एक एक करके इन सारे मॉडल्स के या इन सारी थ्योरीज को सेपरेट भी देखना चाहते हैं तो उसके वीडियोस भी हमारे चैनल पर अवेलेबल रहेंगे, आप उनको वहां पर जाकर व्यू कर सकते हैं। फिलहाल हम आज जो है इस साइकोमेट्रिक अप्रोच को कंसीडर करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे यूनिफैक्टर थ्योरी या वन फैक्टर थ्योरी की। यूनिफैक्टर थ्योरी जैसे कि नाम से ही क्लियर है, हमने पहले भी बात की है कि एल्फ्रेड बिने जो हैं वो फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंटेलिजेंस के कंसेप्ट को फॉर्मलाइज किया था या उस पर वर्क किया था। बिने की जो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की वो सिंपल सी बात कहती है कि जो हमारा इंटेलिजेंस है, जो इंटेलिजेंस फैक्टर जो है हमारा, वो सिर्फ एक चीज से मिलकर बना है, यानी वो सिर्फ एक ही फैक्टर है। इंटेलिजेंस को वो सिर्फ एक सिंगल फैक्टर के रूप में मानते हैं और इसीलिए अपनी इस थ्योरी को वो यूनिफैक्टर थ्योरी कहते हैं। बिने जो पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंटेलिजेंस पे वर्क किया, फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बिने से कहा कि वो ऐसे चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई करने का एक ऐसा वे निकालें जिसमें जो स्लो लर्नर्स थे, जिनको कि रेमेडियल वर्क दिया जा सके। और इसके बाद जो थे, बिने ने अपनी थ्योरीज में लो इंटेलिजेंस से लेकर हाई पोटेंशियल तक के स्टूडेंट्स के लिए वर्क किया। एल्फ्रेड बिने ने इस थ्योरी में ये दिखाया है कि किस तरीके से लेस इंटेलिजेंट इंडिविजुअल से मोर इंटेलिजेंट इंडिविजुअल तक जाया जा सकता है और जो इंटेलिजेंस होता है वो किस तरह से इनके बीच में वर्क करता है। He conceptualized intelligence as consisting of one or more similar set of abilities which can be used in solving problems. इंटेलिजेंस कई फैक्टर्स से मिलकर बना होता है, इन जनरल हम ऐसा समझ के चलते हैं, लेकिन बिने साइमन जो है वो इस चीज को साइड में करते हैं। वो कहते हैं वो जो कुछ भी है वो सब कुछ एक है। तो इस चीज को अपने इस थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेन करने की उन्होंने कोशिश की थी। और अपनी थ्योरी में वो ये भी कहते हैं कि इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज विच कैन बी यूज्ड फॉर सॉल्विंग एनी और एवरी प्रॉब्लम इन एन इंडिविजुअल्स एनवायरनमेंट। तो इस तरह से यूनिफैक्टर थ्योरी में जो बिने साइमन है उन्होंने अपने कंसेप्ट को, इंटेलिजेंस के कंसेप्ट को इस तरह से एक्सप्लेन किया। स्पीयरमैन्स 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। The English psychologist Charles Spearman proposed this theory of intelligence which is called 2 factor theory. चार्ल्स स्पीयरमैन ने अपनी इस 2 फैक्टर थ्योरी के लिए एक स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज किया था विच इज कॉल्ड फैक्टर एनालिसिस। और इस मेथड की हेल्प से उन्होंने ये शो किया कि जो इंटेलिजेंस है वो 2 फैक्टर से मिलकर बना है। वन इज जी फैक्टर एंड अनदर वन इज एस फैक्टर। जी फैक्टर मीन्स द जनरल फैक्टर एंड एस फैक्टर मीन्स स्पेसिफिक फैक्टर। इसमें जो जी फैक्टर है, स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग ये जी फैक्टर जो होता है यानी जनरल फैक्टर, ये हर इंडिविजुअल में होता है। ये रिप्रेजेंट करता है हमारे मेंटल ऑपरेशंस को, जो कि सभी में होता है, विच इज कॉमन टू ऑल परफॉर्मेंसेस। और जी फैक्टर के साथ साथ एस फैक्टर एक और फैक्टर होता है जो वर्क करता है और ये स्पेसिफिक एबिलिटीज को डिफाइन करता है। हम जी फैक्टर एंड एस फैक्टर के कंसेप्ट को इस एग्जाम्पल की हेल्प से बेटर समझ सकते हैं। कोई पर्सन जो सिंगर है या कोई पर्सन जो एक अच्छा साइंटिस्ट है, एक एथलीट है, एक आर्किटेक्ट है, या कोई भी ऐसी जो स्पेशल क्वालिटी उसमें है, तो इन सभी में, ये सारे जो लोग होंगे, सभी में जो जी फैक्टर होगा यानी जनरल फैक्टर होगा वो बहुत हाई होगा।
लेकिन इसके साथ साथ उनके अंदर जो एस फैक्टर होगा, यानी कि जो उनकी स्पेसिफिक एबिलिटीज को डिफाइन कर रहा है, उसका अमाउंट भी उनमें बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से वो अपने रिस्पेक्टिव डोमेन्स में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो इस तरह से स्पीयरमैन्स थ्योरी जो है दो फैक्टर पर फोकस करती है, विच इज जी एंड एस फैक्टर। और अब हम जी और एस फैक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम जी फैक्टर की बात करें तो इट इज यूनिवर्सल इनबॉर्न एबिलिटी। जनरल फैक्टर हमने कहा कि सभी में होता है, तो एक इनबॉर्न एबिलिटी की तरह से रिएक्ट करता है। इट इज जनरल मेंटल एनर्जी। हर पर्सन अपनी मेंटल एनर्जी को हर अपनी एक्टिविटी में यूटिलाइज करता है, तो हम कह सकते हैं कि ये मेंटल एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। इट इज कॉन्स्टेंट, इट इज इन एवरी वन, सो इट इज कॉन्स्टेंट। The amount of G differs from individual to individual. Although it is constant, लेकिन फिर भी जो इसका अमाउंट है, जो जनरल फैक्टर है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी पर्सन में जनरल फैक्टर बहुत ज्यादा हो सकता है, किसी में कुछ कम हो सकता है। इट इज यूज्ड इन एवरी एक्टिविटी ऑफ लाइफ। हर एक्टिविटी में हम इसका यूज करते हैं, बिकॉज इट इज जनरल फैक्टर, तो हमारी हर एक्टिविटी, हर एक्शन में ये नोटिसेबल होता है। और जितना ज्यादा इंडिविजुअल में जी फैक्टर ज्यादा होता है, वो ही उतनी ही ज्यादा वो अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव करता है। तो जी फैक्टर को हम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम इस तरह से समझ सकते हैं। स्पेसिफिक फैक्टर की अगर हम बात करें तो इट इज लर्न एंड एक्वायर्ड इन द एनवायरमेंट। कोई पर्सन अगर सिंगर है तो वो सिंगिंग को लेकर इन्वॉल्व तो आता है दुनिया में, बट उसको वो स्किल को अपने और एनहांस करता है। तो इस तरीके से वो अपने जो स्पेशल फैक्टर होता है, स्पेसिफिक फैक्टर होता है, वो लर्न करता है, उसको धीरे धीरे ब्रश अप भी करता जाता है। इट वेरीज फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी इन द सेम इंडिविजुअल। एक पर्सन जो बहुत अच्छा सिंगर है, जरूरी नहीं है वो बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन हो। तो एक पर्टिकुलर वर्क में वो स्पेसिफिक फैक्टर बहुत ज्यादा अमाउंट में हो सकता है, दूसरे उसी सेम पर्सन में वो दूसरी एक्टिविटी में हमें वो स्पेसिफिक फैक्टर बहुत कम अमाउंट में देखने को मिल सकता है। इंडिविजुअल्स डिफर इन द अमाउंट ऑफ एस एबिलिटी। डेफिनेटली यस, बिकॉज एक बच्चे में हम देखते हैं कि इंग्लिश की फ्लुएंसी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, दूसरे में कम होती है। तो अगर हम इसको स्पेसिफिक एबिलिटी के रूप में देखें तो कोई दो लोगों के बीच में जो है वो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस और वेरिएशन देखने को मिल सकता है। क्लोज भी हो सकती है, बट जरूरी नहीं है कि वो सिमिलर हो। तो इस तरीके से हम स्पीयरमैन के टू फैक्टर थ्योरी को समझ सकते हैं, जिसमें जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर पे बहुत ज्यादा जो है वो दिया गया, एम्फेसिस दिया गया, और इस तरह से चार्ल्स स्पीयरमैन थ्योरी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्स्टन्स ग्रुप फैक्टर थ्योरी, और विच इज ऑल्सो नोन एज मॉडल ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज गिवन बाय थर्स्टन। इस मॉडल को लुइस थर्स्टन ने दिया था, एंड ही केम अप विद अ थॉट दैट इंटेलिजेंस इज अ क्लस्टर ऑफ एबिलिटीज। इंटेलिजेंस बहुत सारे फैक्टर्स से मिलकर बना है, और वो सारे जो फैक्टर्स हैं वो एक ग्रुप में कंबाइन हो जाते हैं। इसीलिए इन्होंने इस थ्योरी को ग्रुप फैक्टर थ्योरी का नाम दिया। जो ये फैक्टर्स हैं, इन्हें एक सर्टेन नंबर में डिफाइन किया, दैट इज ही सेड दैट देयर आर टोटल 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। बाद में उन्होंने उनको इंक्रीज किया, 2 और उसमें जोड़े, जिससे वो टोटल 9 हो गए, बट इनिशियली ही गेव 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। उन्होंने अपनी थ्योरी में ये चीज क्लियर की कि जो मेंटल ऑपरेशंस होते हैं, या जिन्हें हम प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज कहते हैं, दे फॉर्म अ ग्रुप, दे कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रुप, और हर एक ग्रुप में जो एक मेंटल एबिलिटी होती है वो लीड करती है। यानी कि आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो टोटल 7 मेंटल एबिलिटीज होती हैं, उनके अंदर भी छोटी छोटी एबिलिटीज ली जाती हैं, और कोई एक एबिलिटी जो होती है वो उन सबको लीड करती है। इस तरह से ईच ऑफ देम हैज इट्स ओन प्राइमरी फैक्टर। तो हर एक मेंटल एबिलिटी का अपना एक प्राइमरी फैक्टर होता है, और इस तरह से एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, यानी कि हर मेंटल एबिलिटी के भी अपने छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, और इस तरह से एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। तो इस तरह से थर्स्टन ने अपनी ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी। अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं। सबसे पहले आता है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन फैक्टर। अभी एक एक करके हम इनको एक्सप्लेन भी करेंगे, फिलहाल हम इनको लिस्ट वाइज देख लेते हैं कि वर्बल कॉम्प्रिहेंशन फैक्टर इज द फर्स्ट वन, देन वर्बल फ्लुएंसी फैक्टर, न्यूमेरिकल फैक्टर, परसेप्चुअल स्पीड फैक्टर, इंडक्टिव रीजनिंग फैक्टर, स्पेशल विजुअलाइजेशन फैक्टर, मेमोरी फैक्टर। ये है टोटल 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। अब जो 2 इन्होंने और ऐड किए बाद में अपने ही जो मॉडल में इन्होंने अमेंडमेंट किए, उसमें इन्होंने ऐड किए डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी फैक्टर। तो एक एक करके समझते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले वर्बल कॉम्प्रिहेंशन फैक्टर की अगर हम बात करें तो दिस फैक्टर इन्वॉल्व्स अ पर्सन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वर्बल मटेरियल। कोई भी वर्बल मटेरियल को जब कोई पर्सन अंडरस्टैंड कर पाता है तो उसके अंदर हम कह सकते हैं कि वर्बल कॉम्प्रिहेंशन फैक्टर पाया जाता है। ये जो हम वोकैब के टेस्ट लेते हैं या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेते हैं, इन टेस्ट के थ्रू जो है वो हम इस फैक्टर को एनालाइज कर सकते हैं। सेकेंड इज वर्बल फ्लुएंसी फैक्टर।
कोई पर्सन किसी चीज को रीड करने में कितनी फ्लुएंसी से उसको पढ़ सकता है, कितना रैपिडली, कितना फास्ट जो है वो वर्ड, सेंटेंसेस या अदर जो वर्बल मटेरियल दिया गया है उसको, उसकी फ्लुएंसी क्या है, जिस इस फैक्टर को हम जब एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो वो इस कैटेगरी में आता है। कई बार हम इस तरह से टेस्ट लेते हैं जिसमें हम कोई एक लेटर किसी पर्सन को देते हैं और उसको उसी लेटर से बहुत सारे वर्ड्स को फॉर्म करना होता है। तो वो शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में जब फ्लुएंसी से करता है, मतलब कितने शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में कितने ज्यादा वर्ड्स वो प्रोड्यूस कर सकता है उस पर्टिकुलर लेटर से, इसको भी हम इस तरह के टेस्ट के थ्रू चेक करते हैं। दैट इज कॉल्ड वर्बल फ्लुएंसी फैक्टर। If we come to numerical factor, this ability is involved in rapid arithmetic computation. कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा या कोई भी पर्सन जितने ज्यादा फास्ट वे में कैलकुलेशन कर लेता है, सिंपल से सिंपल वे में उसको ले जाता है अर्थमेटिक प्रॉब्लम को, वर्ड प्रॉब्लम्स को, तो वहां पर हम उसकी न्यूमेरिकल एबिलिटी को चेक करते हैं। वो कहलाता है न्यूमेरिकल फैक्टर। इसमें हम मैथमेटिकल कंप्यूटेशन को लेते हैं और स्पीड को लेते हैं, कितना लेस टाइम में कोई कितनी ज्यादा स्पीड में जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकता है। दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल फैक्टर। देन वी कम टू द परसेप्चुअल स्पीड फैक्टर। दिस एबिलिटी इज इन्वॉल्व्ड इन प्रूफ रीडिंग और रैपिड रिकॉग्निशन ऑफ लेटर एंड नंबर। किसी भी नंबर को, किसी भी लेटर को, किसी भी डिजिट को पहचानने के लिए कितनी ज्यादा स्पीड मेंटेन कर ली जाती है, दैट इज कॉल्ड परसेप्चुअल स्पीड फैक्टर। इसके बाद हम बात करते हैं इंडक्टिव रीजनिंग फैक्टर की। ये जो एबिलिटी होती है, दिस रिक्वायर्स जनरलाइजेशन, रीजनिंग फ्रॉम द स्पेसिफिक टू द जनरल। हम कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन जो होती है वो बार बार होने पर उसको जब हम जनरलाइज करने लगते हैं तो दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग। यानी कि हम इंड्यूस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग फैक्टर। ये कई सारे टेस्ट होते हैं, जैसे लेटर सीरीज हो गया, नंबर सीरीज हो गया, वर्ड क्लासिफिकेशन, जिसके टेस्ट की हेल्प से हम इंडक्टिव रीजनिंग फैक्टर को भी एनालाइज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें स्पेशल विजुअलाइजेशन फैक्टर की, तो इसमें वो सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जहां पर हम शेप्स को आइडेंटिफाई करते हैं। आपने कई बार इस तरह के पजल्स या क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे जिसमें कुछ पर्टिकुलर हमें शेप्स दी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 शेप्स दी जाती हैं और उसमें हमें कोई एक आइडेंटिफाई करनी होती है जो रॉन्ग होती है। यानी कि पहली शेप जो होती है जिसमें उसके जस्ट बाद आने वाली शेप कुछ किसी न किसी पैटर्न को फॉलो कर रही होती है, या तो वो क्लॉकवाइज होती है या वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। देन नेक्स्ट उसके भी एंटी क्लॉकवाइज होती है या क्लॉकवाइज होती है, अकॉर्डिंगली जो भी हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। देन दिस वे, जो ये सीरीज पैटर्न फॉर्म में जो क्वेश्चंस होते हैं जहां पर हमें शेप्स को अंडरस्टैंड करना होता है, दैट ईदर दे आर इन द करेक्ट वे और नॉट, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्पेशल विजुअलाइजेशन फैक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये भी जो है एक फैक्टर लिया गया है। इसके बाद आता है मेमोरी फैक्टर। It means the ability to recall and associate previously learned items effectively or memorize quickly. Memory factor is the most important factor because intelligence में जो है वो memory का बहुत बड़ा रोल होता है। आप कोई चीज रिमेम्बर कर पाएंगे तभी आप उसको टाइम आने पर जहां पर उसकी रिक्वायरमेंट है वहां यूज कर पाएंगे। तो मेमोरी फैक्टर जो है इंटेलिजेंस का ही एक फैक्टर है जो इन्होंने अपनी थ्योरी में दिया था, विच वॉज एज द 7th फैक्टर ऑफ गिवन इन द थ्योरी। इसके बाद जो उन्होंने 2 और ऐड किए हैं उसको भी हम एक्सप्लेन करते चलते हैं साथ साथ। वन इज डिडक्टिव रीजनिंग, यानी कि एबिलिटी टू यूज द जनरलाइज्ड रिजल्ट करेक्टली। अभी हमने बात की थी कि ये एक एबिलिटी होती है कि आप सिचुएशंस में से कुछ जनरलाइज कर पाते हैं, लेकिन उस जनरलाइज कंडीशन को भी आप कहीं यूज कर पाते हैं, देन इट ऑल्सो बिकम्स वन ऑफ द फैक्टर ऑफ द प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी फैक्टर, किसी भी प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर पाना और उसको सिचुएशन के साथ एडजस्ट कर पाना, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी फैक्टर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मॉडल, पीएमए मॉडल, which has 7 primary mental abilities. Later on it turned to be 9, and Thurston's group factor theory it was. ऑर्थर जेनसन्स मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, जिसे हम और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे कि हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, जेनसन्स 2 लेवल थ्योरी, और इसके अलावा हम इसे जेनसन्स थ्योरी ऑफ मेंटल फंक्शनिंग के नाम से भी जानते हैं। ये थ्योरी ऑर्थर जेनसन ने दी थी और इसमें उन्होंने इंटेलिजेंस को 2 लेवल में डिवाइड किया था, लेवल 1 और लेवल 2। बाकी की थ्योरीज में हम पढ़ते आए हैं कि बहुत सारे जो इंटेलिजेंस है उसको बहुत सारे पार्ट्स में बांटा गया, कभी उसको ग्रुप में डिवाइड करके कहा गया, कभी उसको यूनिफैक्टर कहा गया। लेकिन इस मॉडल में आर्थर जेनसन ने इंटेलिजेंस को 2 लेवल में डिवाइड किया और लेवल 1 और लेवल 2 ने नाम दिया। लेवल 1 को एसोसिएटिव लर्निंग का नाम दिया गया और लेवल 2 को कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस का नाम दिया गया। जेनसन ने ये कहा कि इंटेलिजेंस जो है वो एसोसिएटिव और कॉग्निटिव एबिलिटीज से मिलकर बना है, जिसको हम लेवल 1 और लेवल 2 कहते हैं। और उन्होंने कहा कि एसोसिएटिव एबिलिटीज जो है दैट इनेबल पीपल टू कनेक्ट स्टिमुलाई एंड इवेंट्स, एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज इन्वॉल्व रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इस तरीके से कॉग्निटिव एबिलिटीज में उन्होंने हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को यूज किया, जबकि एसोसिएटिव एबिलिटीज में उन्होंने कंपैरेटिवली लेस जो है हमारे ऑर्डर स्किल्स है, थिंकिंग ऑर्डर स्किल्स हैं, उनको कंसीडर किया।
ऑर्थर जेंसन ने ये 1969 में थ्योरी दी थी और उन्होंने ये कहा कि जो किसी भी पर्सन के माइंड की फंक्शनिंग है वो डिपेंड करती है कि किस टाइप का और किस डिग्री का इंटेलिजेंस जो है वो पर्सन यूज कर रहा है। उन्होंने इंटेलिजेंस को दो एबिलिटीज में स्प्लिट करा, जैसा कि हमने अभी बात भी करी कि एसोसिएटिव एबिलिटी और कॉग्निटिव एबिलिटीज में। और उन्होंने ये कहा कि एसोसिएटिव एबिलिटी जो है वो लर्न करने की कैपेसिटी है, टू आइडेंटिफाई समथिंग, टू डिस्क्रिमिनेट, रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस द लर्नड इन्फॉर्मेशन एक्सपीरियंसेस। तो जो इनिशियली हम किसी भी एक्ट को करने के लिए अपने इंटेलिजेंस के लोअर लेवल के जो हमारे स्किल्स होते हैं उनको हम यूज करते हैं, उसको उन्होंने एसोसिएटिव एबिलिटी का नाम दिया। और कॉग्निटिव और कंसेप्चुअल एबिलिटी को उन्होंने कहा कि दिस इज कंसर्न विद हायर ऑर्डर थिंकिंग, रीजनिंग, एनालाइजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जेंसन के अकॉर्डिंग एसोसिएटिव एबिलिटीज आर रिलेटेड टू बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड द कॉग्निटिव आर डिपेंडेंट ऑन द एजुकेशन एंड कल्चर। तो इस तरह से उन्होंने अपनी थ्योरी में लेवल 1 और लेवल 2 की बात करी। अगर हम बात करें कि व्हाई डू पीपल डिफर इन मेजर्ड इंटेलिजेंस, तो ये कह सकते हैं कि एसोसिएटिव लर्निंग लेवल 1 और लेवल 2 कॉग्निटिव लर्निंग में डिवाइड जब उन्होंने इंटेलिजेंस को किया तो उन्होंने दोनों के क्राइटेरिया को स्पेसिफाई कर दिया। जैसे लेवल 1 में शॉर्ट टर्म मेमोरी, रोट लर्निंग, अटेंशन, सिंपल एसोसिएटिव स्किल्स, जैसा कि हमने भी बात करी कि सिंपलेस्ट एसोसिएटिव स्किल्स को उन्होंने कंसीडर किया। और कॉग्निटिव लर्निंग में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सिंबॉलिक प्रोसेसेस, कंसेप्चुअल लर्निंग, यूज ऑफ लैंग्वेज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरह के हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को कंसीडर किया। तो उनके अकॉर्डिंग जो सभी लोग होते हैं दे शेयर फर्स्ट टाइप ऑफ लर्निंग। हर पर्सन में फर्स्ट टाइप ऑफ लर्निंग पाई ही जाती है, एसोसिएटिव लर्निंग यानी लेवल 1 हर किसी में पाया जाता है। लेकिन जो टाइप 2 है यानी सेकंड टाइप का जो है दैट इज मोर प्रेवलेंट अमंग सर्टेन एथनिक ग्रुप्स, जो कि उन्होंने मिडिल क्लास और यूरोपियन अमेरिकन के रेफरेंस में ये बात कही। तो इस तरह से ऑर्थर जेंसन का ये मॉडल जो है वो इंटेलिजेंस के 2 लेवल्स की बात करता है। और दिस इज व्हाट ऑल अबाउट दिस मॉडल। जेपी गिलफर्ड्स स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, या जिसे हम क्यूबिक मॉडल के नाम से भी जानते हैं और इसके अलावा इसको हम स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं। और क्योंकि गिलफर्ड ने इंटेलिजेंस के 3 डायमेंशंस की बात की थी तो इसीलिए इस थ्योरी का नाम 3 डायमेंशनल मॉडल भी है। इसको जेपी गिलफर्ड्स 3 डायमेंशनल थ्योरी भी कहते हैं। जिस तरह से क्यूब के 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, उसी तरीके से इन्होंने इंटेलिजेंस को एक क्यूबॉइड की फॉर्म में एक्सप्लेन किया। और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से क्यूबॉइड के 3 डायमेंशंस होते हैं उसी तरह से इंटेलिजेंस के भी 3 डायमेंशंस हैं। और उन डायमेंशंस को उन्होंने नाम दिया ऑपरेशंस, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट आर ऑपरेशंस, ऑपरेशंस आर व्हाट द रिस्पोंडेंट डज। जो कुछ भी रिस्पोंडेंट रिएक्ट करता है उसको ही हम ऑपरेशंस कहते हैं। इसमें जो मेन ऑपरेशंस आते हैं वो है कॉग्निशन, मेमोरी, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन एंड इवैल्यूएशन। सबसे पहले जब गिलफोर्ड ने ये मॉडल दिया था तो उन्होंने इस सेल में 5 एलिमेंट्स रखे थे जो हम अभी आपको बता रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने अपने ही मॉडल में बाद में अमेंडमेंट किया और मेमोरी को 2 पार्ट में स्प्लिट किया। मेमोरी को इन्होंने मेमोरी रिकॉर्डिंग और मेमोरी रिटेंशन में कन्वर्ट कर दिया, जिसके बाद ये 5 की जगह पर 6 सेल्स बन गए। नेक्स्ट इज कंटेंट। Contents refer to the nature of the material or we can say the information on which intellectual operations are performed. जिस पर हम अपने ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं they are called contents and they refer to the nature of the material. इसमें 5 सेल्स आते हैं, they are visual, auditory, symbolic, semantic and behavioral. इसके बाद प्रोडक्ट्स, जिसको उन्होंने तीसरा डायमेंशन कहा था, प्रोडक्ट्स रेफर टू द फॉर्म इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड बाय द रिस्पोंडेंट। तो जो प्रोडक्ट होता है दैट रेफर्स टू द फॉर्म, वो उस फॉर्म की बात करता है। ये भी 6 हैं, दैट इज यूनिट, क्लास, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इम्प्लीकेशंस। तो इस तरह से 6 into 5 into 6 दैट इज 180 सेल्स जो हैं वो गिलफोर्ड मॉडल में दिए गए थे कि यानी कि इंटेलिजेंस के जो हैं वो 180 फैक्टर्स होते हैं। इस तरह से इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था। आप इस पिक्चर की हेल्प से इसको बेटर समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्यूबॉइड की फॉर्म है जिसमें यहाँ पर 5 ऑपरेशंस दिए हैं। नाउ दे आर 6। हम मेमोरी को 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे, मेमोरी रिटेंशन एंड मेमोरी रिकॉर्डिंग। तो ये ऑपरेशंस हमारे पास हो जाते हैं 6। प्रोडक्ट्स में भी हमारे पास 6 हैं और कंटेंट हमारे पास 5 हैं। तो इफ वी मल्टीप्लाई ऑल द डायमेंशंस ऑल टुगेदर वी गेट द प्रोडक्ट एज 180। तो हम कह सकते हैं कि इस मॉडल में 180 सेल्स हैं and each cell is expected to have at least 1 factor or ability or some cells may have more than 1 factor also. अब हम इस सेल को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। We'll begin with cognition. So
कॉग्निशन इज व्हाट? अंडरस्टैंडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन एंड डिस्कवरिंग न्यू आइडिया एंड कॉन्सेप्ट्स। तो इसको हम कहते हैं कॉग्निशन, जो कि हमारे ऑपरेशंस की फॉर्म में आता है, जो पहला है। देन वी कम टू मेमोरी। अब मेमोरी के यहाँ पे दो पार्ट हो जाते हैं, मेमोरी रिकॉर्डिंग एंड मेमोरी रिटेंशन। तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट मेमोरी इज: एक्वायरिंग एंड एसिमिलेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। कोई भी इन्फॉर्मेशन जब हम अपने माइंड में स्टोर करते हैं तो पहले उसे रिकॉर्ड करते हैं, देन रिटेंशन इज डन। तो इस तरह से मेमोरी के जो दो पार्ट हैं उनको हम इस तरह से समझ सकते हैं। देन कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, फॉलोइंग रूल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इस तरह से कन्वर्जेंट प्रोडक्शन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, देन डिड्यूसिंग अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। किसी भी एक प्रॉब्लम की जो हम कई सोल्यूशंस निकालने की कोशिश करते हैं, देन इट बिकम्स डाइवर्जेंट प्रोडक्शन। एंड दिस ऑल्सो पर्टेन्स टू क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी भी कह सकते हैं हम इसको। Then evaluation, determining if information is correct or not, if it is incorrect or relevant or irrelevant। इस तरह से हम जब evaluation करने की कोशिश करते हैं, then it comes in the form of evaluation। तो ये थे हमारे पास operations जिनकी हमने बात करी, which are called mental operations, because intelligence से सब connected है, then they will become mental operations। Next अगर हम बात करें contents की, तो सबसे पहले इसमें आता है symbolic, इंफॉर्मेशन दैट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ साइंस और इमेजेस। सिंबल्स की फॉर्म में जब हमें नजर आती है, जैसे रोमन न्यूमेरल्स हो गए, म्यूजिक नोट्स हो गए, कोई ब्रांडिंग आइकन्स हो गए, ये सब क्या कहलाते हैं? ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंबल्स। देन सिमेंटिक, द परसीव्ड मीनिंग ऑफ वर्बल इन्फॉर्मेशन। जो कुछ भी वर्बल इन्फॉर्मेशन हमने ली है उसको हम किस तरह से परसीव करें, क्या उसका मीनिंग निकल रहा है, वहां उसको हम बोलते हैं सिमेंटिक। ये भी हमारी इंटेलिजेंस का एक सेल होता है। Then we talk about the visual which pertains to real world information and things that appear in the learner's surrounding। तो विजुअल इन्फॉर्मेशन बाय आवर सेंस ऑफ साइट, जो है हमारी देखने की जो हमारी सेंस है, उसके थ्रू हम जो कुछ भी परसीव करते हैं, दैट इज विजुअल। ऑडिटरी, जब हम किसी चीज को हियर करते हैं, अनदर एस्पेक्ट जो है वो ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन है। जब हम हियरिंग के सेंस से म्यूजिक, नरेशन और कुछ भी ऑडियो एलिमेंट को जब हम हियर करते हैं तो वो हमारे ऑडिटरी की फॉर्म में आ जाता है। देन वी टॉक अबाउट बिहेवियरल, दिस इज एक्चुअली एन एड ऑन कंटेंट कैटेगरी, जो पहले गिलफोर्ड्स के ह्यूमन इंटेलिजेंस थ्योरी में नहीं था, लेकिन इन्होंने इसको बाद में ऐड किया है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने पहले मेमोरी की बात की। यानी कि सबसे पहले जो थे हमारे पास गिलफोर्ड मॉडल में 120 थे, बिकॉज 5 into 4 into 6, देन दे वर 120, देन दे टर्न आउट टू बी 150 एंड नाउ द लेटेस्ट इज 180। तो इस तरीके से हम इसकी बात कर सकते हैं। ये दूसरों के एक्शन और सिग्निफिकेंस की जब हम बात करते हैं, बिहेवियरल टर्म यानी किसी और के पर्सन के बिहेवियर के बारे में हम जब बात करते हैं तो हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स की, तो सबसे पहले हमारे पास आता है यूनिट, अ सिंगल पीस ऑफ नॉलेज। कोई भी नॉलेज जो हमने गेन की है और उसको हमने स्टोर किया है, दैट बिकम्स अ यूनिट। तो दिस इज द मोस्ट बेसिक प्रोडक्ट एंड इट डज नॉट फैसिलिटेट एनी वाइड स्प्रेड चेंज इन द मेंटल स्कीमा। तो इस तरीके से यूनिट जो है वो उसका पहला पार्ट बन जाता है। देन क्लास, अ कलेक्शन ऑफ यूनिट्स। जब कई सारी यूनिट्स हमारे पास कलेक्ट हो जाती हैं तो विद कॉमन डिनोमिनेटर, तब हम उसे कहते हैं क्लास। रिलेशंस, यूनिट दैट आर समहाउ रिलेटेड। जब कुछ यूनिट्स जो होती हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, रिलेटेड होती है, देन दिस डायमेंशन इज कॉल्ड रिलेशंस। नेक्स्ट इज सिस्टम, इंफॉर्मेशन दैट इज इंटरकनेक्टेड। These units form a network of interrelated concepts and ideas. This is a highly complex structure. Then we come to the transformation. जब knowledge को alter किया जा सकता है, then it can be converted into a new information. इसका new information में convert करने के बाद हम उसको use कर सकते हैं, change कर सकते हैं, या अपने new idea या belief को हम strong कर सकते हैं, तब हम इसको बोलते हैं transformation. लास्ट इज इम्प्लीकेशन, जब हमने जो कुछ भी ट्रांसफॉर्म किया है उसको जब हम इम्प्लाई कर सकते हैं, कहीं पर हम उसे यूज कर सकते हैं और उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या आउटकम आने की एक्सपेक्टेशन है, तब हम इसे कहते हैं इम्प्लीकेशंस। तो थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में हमने जेपी गिलफोर्ड के मॉडल की बात करी और हमने ये डिस्कस किया कि जो गिलफोर्ड मॉडल है वो 3 डायमेंशंस की बात करता है और हर एक डायमेंशन के अंदर कई सारे सेल्स आते हैं। जब हम आपस में सबको मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी गेट 180 cells. So this is all about J.P. Guilford structure of intellect model. So I hope you have understood it well. If you find it useful, then do subscribe to our channel for more such stuff of class 12 psychology and for all the chapters which we'll be continuing uploading for you. So stay connected and keep watching. Thank you so much. Bye bye.